हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे 500 प्लस एमसीक्यूज जो कि सफिशिएंट है आपके डीएफसीसीआईएल जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए फॉर द ऑपरेशंस एंड बीडी। तो इससे पहले हम हमारा सेशन शुरू करें, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। मैं हूं शुभम शर्मा। I have done BTech in Electronics and Communication, right now selected in the Ministry of Health and Family Welfare. I have qualified various central and state government written exams such as RPF SI, Haryana Taxation Inspector, FCAT, RRB, SSC and other exams. And also, I have cracked all the studies of RRB ALP, which includes psycho test and A1 category medical. देखिए psycho test and जो medical ये आपका DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी का भी पार्ट है। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझसे ये क्वेरी पूछ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको बाय शुभम शर्मा टेलीग्राम चैनल करके प्रोवाइड किया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी आप डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम हमारा सेशन शुरू करते हैं। डेसिमल सिस्टम ऑफ इंडियन करेंसी। देखिए, डेसिमल सिस्टम ऑफ इंडियन करेंसी कब स्टार्ट किया गया? डेसिमल सिस्टम हमारा शुरू किया गया 1957 में। और डेसिमल सिस्टम है क्या? डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने करेंसी को 10 की पावर्स में मेजर करना शुरू कर दिया था। जैसे 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, हम 5 पैसा 10 पैसा इस तरीके से डील करने लगे थे, 25 पैसा 50 पैसा। जबकि उससे पहले हम किस तरह से डील करते थे? 4 आने, 12 आने, 16 आने, इस तरीके से हम डील करते थे। वो सिस्टम हमने अबॉलिश कर दिया और एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ करेंसी सिस्टम जो हम कहेंगे उसको हमने अपनाया। और देखिए, आज के टाइम पे सभी कंट्री, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड वो डेसिमलाइजेशन सिस्टम को ही अडॉप्ट किए हुए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। देखिए, अंत्योदय प्रोग्राम दिसंबर 25, 2000 में चलाया गया फॉर द 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट फैमिलीज। इसके अकॉर्डिंग सब्सिडाइज रेट पर काफ़ी सस्ता अनाज प्रोवाइड किया गया, गेहूं और चावल, जैसे 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो। शुरू में ये 25 केजी पर फैमिली मिलता था और उसको बाद में 35 केजी कर दिया गया इन अप्रैल 2002। और ये एनडीए गवर्नमेंट पर चलाया गया था। दिसंबर 25 अटल बिहारी जी का जन्म दिवस भी है, आप यहाँ साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? देखिए, कैपिटल एक्यूमुलेशन, पूंजी हमें चाहिए, रिसोर्स डिस्कवरी, संसाधन भी हमें चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ किसी भी कंट्री के लिए एडवांटेजियस भी हो सकती है और डिसएडवांटेजियस भी। और इंडिया के केस में इसके जो मेरिट्स हैं वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू इट्स डीमेरिट्स। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में देखिए, हमारा मैन टू लैंड रेशो या लैंड टू मैन रेशो जो हम कहेंगे वो रिड्यूस होगा, और जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारी स्टेगनेंट हो जाएगी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याएं आने लग जाएंगी। और जो पर कैपिटा इनकम जो मैंने बोला, सॉरी फॉर द फंबल हो जाता है यार, ह्यूमन एरर। पर कैपिटा इनकम जो मैंने बोला स्टेगनेंट होगी, इसका मतलब क्या होगा? या फिर स्लोली इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है कि हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज स्लोली हो रही है। तो इसीलिए हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। और देखिए, किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ में टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। मैं तो कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही इसका होता है, क्योंकि एक बार आप थ्योरी और प्रिपेयर कर लेते तो उसके बाद आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज किस तरीके से करेंगे, वो करेंगे मॉक टेस्ट से। और वो आपको एक रियल टाइम इंटरफेस कह सकते हैं हम, इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जैसा कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिलेगा। और इससे क्या होगा? इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जो न्यू कमर्स हैं, जो नए नए पहली बार टेस्ट देने जा रहे हैं, तो जो फियर और एंजाइटी जो होती है उसको फेस करना वो यहीं सीख जाएंगे। आपको एग्जामिनेशन लाइक एनवायरनमेंट इन टेस्ट सीरीज से मिलेगा। और टेक्स्ट बुक एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, काफ़ी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। मैंने भी अपने कंपटीशन डेज में इसको काफ़ी यूज़ किया। मैंने खूब मॉक्स लगाए हैं टेक्स्ट बुक में, और इसने मेरी रैंक को खूब इम्प्रूव किया है। और देखिए, ये 340 प्लस एग्जाम्स को कवर करता है, जैसे एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स, पुलिस एग्जाम्स, ये आपको यहाँ प्रोवाइड किए ही गए हैं। खैर, और देखिए, इसमें डीएफसीसीआईएल के लिए भी आपको एग्जाम्स एंड क्विजेज मिलेंगे। क्विजेज से आप अपना परफॉर्मेंस एनालाइज कर पाएंगे, आप देख पाएंगे कि क्या आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो सही चल रही है।
और आप अपना लेवल इस एक तरीके से मेजर कर पाएंगे, और इन छोटे क्विज़ से एक रिवीजन का जरिया भी हम इन्हें मान सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी, इस तरीके के टेस्ट आपको मिलेंगे। और देखिए एक लाइव टेस्ट का भी इसमें एक प्रावधान है, कह सकते हैं। यूपीए, एमआरसी और एसएससी एमटीएस, इस तरीके से डीएफसीसीआईएल और सभी जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं इनके लिए एक लाइव टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि एक ऑल इंडिया लेवल टेस्ट होता है। जिससे आपको ऑल इंडिया लेवल रैंकिंग आपको मिल जाती है और आपको आइडिया होता है कि हम किस तरीके का कंपटीशन में परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, सभी मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सभी टेस्ट के। और देखिए टेक्स्ट बुक का ईयरली पास है 299 रुपीज़ का, और अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं AG10 यानी अरेवा जीनियस 10, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, जो कि होगा ₹30 ऑफ। और तो आप प्लीज़ ये अपनी मॉक टेस्ट को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, हफ्ते में 3 से 4 तो ज़रूर लगाएं मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट लगा कर उसे अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें और फिर से उस एग्ज़ाम को सॉल्व करें, ताकि आप अपनी रैंक्स को इम्प्रूव करें। तो बस आप ये यूज़ कीजिए, और इस टेक्स्ट बुक सीरीज़ को परचेज करने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए, इंडियन इकोनॉमी कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज ए, देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी भी नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी हम इसे बोलेंगे। देखिए मेजरली 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमारा होगा स्टेट ओनरशिप, यानी गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी, एक तरीके से पब्लिक ओनरशिप हम इसे कहेंगे। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, दोनों ही ओनरशिप्स होती हैं, प्राइवेट ओनरशिप्स भी होती हैं, स्टेट ओनरशिप्स भी होती हैं, जैसे हमारे कुछ सेक्टर्स हैं, रेलवेज, टेलीग्राफ, डिफेंस प्रोडक्शन, इस तरीके से। तो देखिए कैपिटलिस्टिक में क्या होगा, इनका मोटिव क्या होगा, में प्रॉफिट होगा, और सोशलिज्म में क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही होंगे, हमें प्रॉफिट भी चाहिए पर हमें सोशल वेलफेयर भी चाहिए। हम इस तरीके से प्रॉफिट अर्न करेंगे कि हम सोशल वेलफेयर को भी साथ में लेकर चले। तो देखिए प्राइस मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, कैपिटलिज्म में डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग आपका प्राइस होगा, सोशलिज्म में गवर्नमेंट ही आपका प्राइस मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल करेगी, वही प्राइस कंट्रोल करेगी। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, प्राइस मैकेनिज्म आपका डिमांड एंड सप्लाई के तहत तो होगा ही, पर अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं और उनकी कीमतें इतनी बढ़ गई कि एक तबका, कंट्री का हम जो कह सकते हैं तबका, वो उनको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, उसके लिए वो एक्सेसिबल ही नहीं है, तो उस केस में गवर्नमेंट वहाँ इंटरफेयर करती है। तो क्योंकि हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मोटिव है, प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर, तो इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी इंडिया ने अपनाया है। तो इंडियन इकोनॉमी को हम एक एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी डिस्क्राइब कर सकते हैं। व्हाट इज नाबार्ड्स प्राइमरी रोल, नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए जैसा इसका नेम सजेस्ट कर रहा है उसी के लिए टू प्रोवाइड टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को बिल्कुल करता है, असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट फॉर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बिल्कुल, और टू एक्ट एज रीफाइनेंस इंस्टीट्यूट की तरह भी एक एक्ट करता है। तो ऑल ऑफ द अबव, इसके रिगार्डिंग, नाबार्ड के रिगार्डिंग आपको एक और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये एस्टेब्लिश कब हुआ, 1982 में, हाईलाइट मैंने कर रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1982 में इसे एस्टेब्लिश किया गया, ईयर को आपने ज़रूर याद रखना है, तो आपसे ये भी पूछा जाता है। उसके बाद आता है विच अथॉरिटी रिकमेंड्स द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये ग्रांट्स इन एड का मतलब क्या है, ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज यानी एक तरह से सहायता। और देखिए ग्रांट्स इन, देखिए इसका कहने का मतलब क्या, फाइनेंस कमीशन वो अथॉरिटी है जो कि इस तरह की ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड करती है स्टेट्स को आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत के संचित निधि कोष से। अगर हिंदी में कुछ गलत हो तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से यही है। तो फाइनेंस कमीशन को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप डिसाइड करेंगे किस तरीके से आपका शेयर स्टेट्स एंड सेंटर्स को जाएगा। और देखिए फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, आर्टिकल 280 जो है वो मेंशन करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनेंस कमीशन को, काफ़ी पूछा जाता है आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। उसके बाद है द सिंबल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टाइगर बिफोर ए पाम ट्री। आप देख सकते हैं स्लाइड में, भारतीय रिजर्व बैंक, टाइगर एंड ए पाम ट्री, ये हमारा सिंबल है आरबीआई का। फॉर हुम वाज द फर्स्ट डिपार्टमेंटल लाइफ इंश्योरेंस स्टार्टेड,
डिपार्टमेंटल लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट किया गया था एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए इन द ईयर ऑफ 1884। तो आप ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले डिपार्टमेंटल लाइफ इंश्योरेंस यहीं शुरू हुआ। व्हाट इज द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ द आरबीआई, बता चुका हूँ आपको, आप ये ध्यान रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का ये टाइगर ही है। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इज, राज्य सरकार के लिए देखिए सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स है क्या? सेल्स टैक्स वो टैक्स है जो एट द पॉइंट ऑफ परचेज जो कस्टमर पे करता है शॉपकीपर को। तो मान लीजिए हमने कोई भी चीज़ है वो 100 रुपये की खरीदी, उसके ऊपर 10% हम टैक्स पे करेंगे। मान लीजिए 10% सेल्स टैक्स हमारा डिसाइडेड है, तो हम 110 रुपये उसको पे करेंगे, और वो जो 10 रुपये होंगे वो उस शॉपकीपर को नहीं जाएगा, उसके पास नहीं जाएगा। ये 10 रुपये गवर्नमेंट को पे किया जाएगा शॉपकीपर के द्वारा। आपको बिल में लिखा हुआ मिलता है CST, इस तरीके से सेंट्रल स्टेट्स सेल्स टैक्स, और इस तरीके से, तो वो ये सेल्स टैक्स है। टू अचीव हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल आउटपुट द इकोनॉमी हैज़ टू, देखिए इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट रेट इंक्रीज करना होगा और कैपिटल आउटपुट रेशो कम करना होगा। इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है? देखिए इकोनॉमिस्ट मानते हैं अगर हम हायर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा ज़्यादा जल्दी, और ग्रोथ रेट्स हमारी जो आउटपुट की हैं वो बढ़ेंगी, और आउटपुट पर वर्कर भी हमारी राइज होगी। और कैपिटल आउटपुट रेशो को हमें क्यों कम करना चाहिए? कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब क्या है कि एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो अमाउंट है हमारा वो हमारा कम लगे। तो जितना हम उसको कम करेंगे और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो हमारी ओवरऑल जो कलेक्टिव आउटपुट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो हमारे लिए ये हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल आउटपुट के लिए, इकोनॉमी के लिए, ये एक नेसेसरी कंडीशन हम कह सकते हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल आउटपुट रेशो को रिड्यूस करना ही हमारा उचित है। उसके बाद द प्रोसीड्स ऑफ इनकम टैक्स गोज टू, देखिए इनकम टैक्स जो है वो कलेक्ट करता है स्टेट, पर इसे बाद में बांट दिया जाता है और एक डिफाइंड रेशो होता है, जैसे 65-35, 60-40, इस तरीके से सेंटर एंड स्टेट्स में। तो आप ये ध्यान रखेंगे इनकम टैक्स जो है वो सेंटर और स्टेट में ही बटेगा, और जो इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम वो सेंटर कलेक्ट नहीं करेगा, उसे स्टेट ही करेगा। इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर ये सेंटर स्टेट के अंडर नहीं आता है, ये भी हम याद रखेंगे, एडिशनल फैक्ट है। नेशनल इनकम रेफर्स टू, नेशनल इनकम क्या है? मनी वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। देखिए यहाँ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स है। देखिए फाइनल गुड्स ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। फाइनल गुड्स का मतलब ये है कि हमारे इंटरमीडिएटरी और जो रॉ मटेरियल है वो हम काउंट नहीं करेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट करेंगे, क्योंकि वही हमें मनी जनरेट करके देंगे। और देखिए बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री while working both within and outside the domestic territory of a country in an accounting year, accounting year का मतलब फाइनेंशियल ईयर है जो हमारा अप्रैल से मार्च होता है। तो देखिए while working both within, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी जब वो काम कर रहे हैं। और देखिए तो इस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नेट फॉरेन इनकम भी होगी अब्रॉड से, वो भी यहाँ पे काउंट की जा रही है, तो उसे हम नेशनल इनकम बोलेंगे। शेड्यूल्ड बैंक इज वन विच इज इंक्लूडेड इन द, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके अंदर काफ़ी शेड्यूल्स हैं, और जो सेकंड शेड्यूल में जो भी बैंक्स मेंशन किए जाएंगे उसे ही शेड्यूल्ड बैंक की श्रेणी में डाला जाएगा, उसे ही शेड्यूल्ड बैंक बोला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ करेंसी नोट्स इश्यूड बाय द RBI हैज इकोलॉजी डिपिक्टेड ऑन इट। इकोलॉजी किस नोट पर डिपिक्ट की गई है, किस नोट पर दर्शाई गई है? तो वो है हमारा ₹100 नोट। ये देखिए ये इकोलॉजी ऑन द बैक साइड ऑफ 100 रुपी नोट आप देख सकते हैं। और नए जो नोट है 100 रुपये के वो भी चलन में है। ये आपसे पूछा जाता है आजकल, यही पूछ रहा है एग्जामिनर, वो ये है रानी की वाव हमारी नए नोट पर है। ये देखिए रानी की वाव ये डिपिक्ट की गई है हमारे नए 100 रुपी करेंसी नोट पर। और ये जितने भी नए नोट्स आए हैं हमारे 20, 100, 50, 200, 500, 2000, इनके पीछे जो भी डिपिक्ट किया गया है वो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ये एग्जामिनर पूछता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड? इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड क्या है? ये बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा टू मेक मेड इन इंडिया ए लेबल ऑफ क्वालिटी। तो मेड इन इंडिया लेबल है जो, उसे एक तरीके से एज ए ब्रांड हम इसका प्रमोशन करें इन द इंटरनेशनल मार्केट, ताकि लोगों का ट्रस्ट बढ़े मेड इन इंडिया लेवल में, और वहाँ हम ओवरसीज जो मार्केट्स हैं
और जो लोग हैं इंटरनेशनल कंज्यूमर्स हैं उनमें हम इसका प्रचार कर सके, इसको प्रमोट कर सके। और विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ करेंसी नोट्स इश्यूड बाय द आरबीआई हैज ए ड्राइंग ऑफ द पार्लियामेंट हाउस डिपिक्टेड ऑन इट। देखिए ₹50 के नोट पर पार्लियामेंट हाउस है ऑन द बैक साइड ऑफ ₹50 नोट। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, पार्लियामेंट हाउस है हमारा ₹50 नोट पर, ये देखिए ये रहा। और आजकल के नए ₹50 के नोट पर क्या है, वो है हम्पी विद चैरियट। और देखिए चैरियट का मतलब रथ है यहाँ से, ये देखिए ये भी आपसे पूछा जाता है, ये हम्पी का है और ये रहा रथ, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। जबकि ये नए नोट के बारे में पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि नई सीरीज़ के जो ₹50 नोट, मान लीजिए ऑप्शन में आपको ये मिला ही नहीं, आपको पार्लियामेंट हाउस नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया हम्पी विद चैरियट किस नोट पर मेंशन है, तो आपको ₹50 करना है, आप पार्लियामेंट याद करे रहेंगे, वो आएगा ही नहीं फिर, तो आप प्लीज़ ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस को OMOs भी बोला जाता है। ये एक तरीके से, पहले तो मैं इसका आंसर आपके लिए कर देता हूँ हाईलाइट। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेलिंग ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट। आप ये ध्यान रखेंगे, ये हमारा आंसर है। तो देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक सिक्योरिटी में ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी की जाती है बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब RBI से है यहाँ। मान लीजिए ये सिक्योरिटी है क्या, और एक तरह का गवर्नमेंट बॉन्ड है, ए पीस ऑफ पेपर हम बोल सकते हैं। और ये क्यों है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है, एक पार्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो देखिए मान लीजिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी हो चुकी है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लिक्विडिटी का मतलब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और एक्सेस मनी है, तो मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी के तहत RBI को ये लिक्विडिटी कम करनी है मार्केट में, तो वो किस तरह से करेगी, वो जो अपनी सिक्योरिटी है वो उसको बेच देगा। तो बेचेगा तो क्या होगा, जो किन को बेचेगा, जो नॉर्मल बैंक्स हैं उनको, वो बैंक्स उस सिक्योरिटी को परचेज करेंगे और एक लिक्विडिटी RBI को प्रोवाइड करा देंगे। तो वो मार्केट से एक तरीके से उसने मनी सप्लाई को सक कर लिया। और जब मान लीजिए लिक्विडिटी उनको बढ़ानी है मार्केट में, तो क्या करेंगे, वो वापिस उन सिक्योरिटी को क्या करेंगे, खरीद लेंगे उनसे, किन से, बैंक से, ताकि वो सिक्योरिटीज ले ले और पैसे मार्केट में और उन बैंक्स को दे दिए जाएं, ताकि मार्केट में जो है लिक्विडिटी है जो और मनी सप्लाई है वो बनी रहे सुचारू रूप से। तो बस यही ओपन मार्केट ऑपरेशंस है सिंपल लैंग्वेज में। द बेस्ट वे ए बैंक कैन अवॉइड लॉस इज टू एक्सेप्ट साउंड कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या है, एक तरह की सिक्योरिटी है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने लोन लिया बैंक से और इन केस वो डिफॉल्ट कर गया, वो नहीं पे कर पाया लोन, तो अगर एक साउंड कोलेट्रल हम लेते हैं उस लोन के बदले में एज ए सिक्योरिटी, तो कल को वो जो बैंक है उस कोलेट्रल को बेचकर वो अपनी जो लोन का अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है। तो ये बेस्ट वे है बैंक का टू अवॉइड लॉस। Which of the following is an open market operation of the RBI? Buying and selling of shares? नहीं, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज में बता चुका हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, OMOs बताया था मैंने। मान लीजिए एक्सेस लिक्विडिटी है मार्केट में, तो वो अपनी सिक्योरिटीज को बेच देगा और बैंक से वो रुपीज ले लेगा, यानी लिक्विडिटी को कम कर देगा। और जब लिक्विडिटी कंडीशंस यानी टाइट है तो RBI क्या करेगा, सिक्योरिटीज को खरीद लेगा और इसका मतलब वो पैसे को, लिक्विडिटी को मार्केट में बढ़ा देगा। तो बस यही है OMOs। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप देखेंगे ये जो जितने भी क्वेश्चंस है आपको DFCCIL प्रीवियस ईयर में आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और ये 500 प्लस क्वेश्चन से बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी ये प्रीवियस ईयर सेशन की जो सीरीज़ है इसे कंप्लीट कराएं और ये आपको एक कंटिन्यूस रूप में आपको मिलती रहेंगी वीडियोस। और देखिए आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक आपको ये स्लाइड में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जहाँ आपको क्विजेस फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे क्वेश्चंस, ताकि आप इन सेशंस को, इन वीडियोस को आप रिवाइज कर सकें। और ये हमारे चैनल का भी टेलीग्राम ग्रुप चैनल दिया गया है और आप इसे भी ज्वाइन कर लें। और यहाँ भी आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डाउट्स एंड क्वेरीज आप पूछ सकते हैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं।
और फिलहाल के लिए बस आप अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन। थैंक यू।